कल के डर के विपरीत आज एक दमदार उछाल के साथ शुरुआत होने के पूरे आसार भारतीय बाजारों में। ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई जबरदस्त मजबूती का फायदा किस तरह से उठाना है, आपको रहेगा आज का फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। क्या लगा था क्लोजिंग में कैसा बाजार हो रहा है और उसके विपरीत देखिए सर, क्या बढ़िया माहौल हो चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और दीप इसीलिए कहते हैं कि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग में ही फंस सकते हैं, शॉर्ट में भी फंस सकते हैं। 100%। और इसलिए कल जब 16,665 के आसपास राय ये थी कि कुछ मत करके जाइए। बेहतर ये, क्योंकि गैप से ऊपर नीचे खुल जाए कर जाए, कुछ मत करिए। और अगर कर रहे हैं तो 16,400 का पुट लॉन्ग है तो, शॉर्ट है तो 17,000 का कॉल बेच कर जाए। तो ये कभी कभी इस तरह की चीज़ें इस दिन के लिए काम आती, जब अनएक्सपेक्टेड आपको गैप ऊपर या नीचे मिलता है। चलिए इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज के पहले ट्रिगर्स देख लिए जाए। 3 हफ्तों में पहली बार कच्चा तेल $100 के नीचे आता हुआ दिखा है। और हमारा पॉइंट सिंपल है, जब तक कच्चा तेल गिरेगा तब तक बाजार मजबूत रहेंगे। बिल्कुल, गिरेंगे तो भी फिर से बढ़ जाएंगे। अमेरिका जबरदस्त जोश में आता हुआ दिखा है। फेड की बैठक शुरू हो चुकी है कल से। आज ब्याज दरों पर आएगा फैसला, लेकिन उससे पहले दौड़ लगाते हुए दिखे अमेरिकी बाजार बहुत ही तेजी से। एशियाई बाजारों में भी अच्छी दमदार तेजी होती दिख रही है। शानदार शुरुआत एसजेक्स निफ्टी भी कर रहा है 250 पौने 300 पॉइंट ऊपर। रूस यूक्रेन मोर्चे पर कोई खास खराब खबर नहीं है, छोटी मोटी खबरें हैं जो आती दिख रही है। चौथे दौर की वार्ता आज भी जारी। तो ये पहली बार ऐसा है कि लगातार बातचीत तीसरे दिन चली। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं आपके लिए, जिनके दम पर आज हमें ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। बिल्कुल सर, और आज के सेटअप की तो बात करनी है और वो भी समझना है। पर एक बात, जब आप सुबह 7 बजे बात कर रहे थे सर, आपकी कमेंट्री में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है ये आपने कहा था, और दूसरा ये कहा था कि ग्लोबल फैक्टर्स ज़्यादा इस समय देखना पड़ता है किस समय कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपने कहा था ग्लोबल फैक्टर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये थोड़ा इसके बारे में समझाएं। तो ग्लोबली बहुत कुछ हुआ है। रशिया यूक्रेन को पहले एक बार अलग रखते हैं, उस पर अलग से बात करेंगे। पहले बाकी क्या हुआ है, क्यों अमेरिका इतना भाग गया। जी, सबको पता है कि आज ब्याज दर 1/4% बढ़ सकती है। yes. और बाजार ने अचानक उसे आत्मसात कर लिया है, पचा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है कि हाँ आज ब्याज दरें बढ़ना तय है। और ब्याज दरें बढ़ने को लेकर अमेरिकी बाजार माइंडसेट अपना बना चुके हैं कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं इसके लिए। दूसरा ये कि जो एक डर बड़ा चाइना में वायरस को लेकर लग रहा था या इधर उधर की मिसाइल्स को लेकर लग रहा था, उससे कहीं कोई मतलब बहुत नुकसान नहीं है जी। मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अभी तक ग्लोबली कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वो प्रॉब्लम चाइना की है। हो सकता है बाद में बढ़ जाए, हमें पता नहीं, लेकिन बढ़ेगी तब रिएक्शन देंगे। अभी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो सारी बंद है चाइना से। तो अगर उनके वहाँ है भी तो उन्हीं के वहाँ है। जब तक कोई ऐसे केस बाहर ना आ जाए, क्योंकि हांगकांग ऑलरेडी लॉकडाउन में, चाइना ऑलरेडी लॉकडाउन में, गिर भी ये दोनों रहे हैं, ठीक है। तो ये वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी वजह से। तो बाजार ने थोड़ा सा अपने आप को उनसे किनारा कर लिया कि हम उनकी चिंता में डरेंगे नहीं। तो ये 2 चीज़ें बड़ी थी जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार अचानक उछल गए। अब आइए रूस और यूक्रेन को लेकर। कल अच्छी हेडलाइंस मिली जी, कि जैसे कि मतलब कनाडा के राष्ट्रपति वो ट्रूडो साहब, हिलेरी क्लिंटन, ये सब लाइन लगा के खड़े वीज़ा लेके, हमको रूस आना है, इस वक्त हम देखना चाहते हैं कि युद्ध कैसा हो रहा है, हमें प्लीज़ वीज़ा दीजिए। और रूस कह रहा ना, मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। क्या मजाक है, मतलब रूस प्रतिबंध लगा रहा है कि क्लिंटन हमारे यहाँ नहीं आ सकती। कनाडा के राष्ट्रपति यहाँ से भाई जाना किसको है, खुद अपने नागरिकों को रोक लो जो भागना चाहते हैं। सो पॉइंट ये है कि कुल मिलाकर ये सब हेडलाइन बनाने के लिए, बात करने के लिए अच्छे हैं, इनका मतलब कोई भी नहीं। इसका मतलब है दूसरे तरीके से मैं वैसे देखता हूँ, मतलब है ना, जहां हम ये उम्मीद करें कि अगर मुझे दीप से बड़ी दुश्मनी है और कहीं मिल गया ना तो मैं 2-2 हाथ कर लूंगा, 2-4 तो मारूंगा ही, और अच्छे से मतलब गाली भी दूंगा तो बढ़िया वाली दूंगा। और जब मिल गए, दीप यार तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया पूरा हाँ, पानी। अब आपको जहाँ सैंक्शंस बड़ी लगानी है, जहाँ एक्शन लेना है, वहाँ आप ये कहेंगे हम इसको नहीं आने देंगे, हम उसको नहीं जाने देंगे। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी को कुछ करना नहीं। वही तो बाजार चाहता है, मार्केट वही तो चाहता है कि आप जो बोलना है बोल दो ना, ऐसा बोलो जिसका कोई मतलब नहीं है। सो ये जो कुछ हुआ है इसमें कहीं लड़ाई नहीं दिख रही मुझे इसमें समझौता ही दिख रहा है। करेक्ट सर। हाँ। मैं बताऊं आज की कनाडा के राष्ट्रपति अगले दोस्त नहीं जाने वाले रूस
शायद ही कभी जाए। शायद ही कभी जाए, शायद ही कभी जाए, ठीक है ना। सो जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं वो अच्छे हैं, करेक्ट। ऐसे ही चाहिए भाई। लड़ना तो ऐसे ही लड़ लो बोल बोल के, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बार दीप ऐसा हो रहा है कि चौथी चरण की जो चौथे चरण की जो बातचीत है वो लगातार तीसरे दिन चलेगी, लंबी लंबी चल रही है, यस 6-8 घंटे। यस, मतलब बातचीत में सीरियसनेस नजर आ रही है। ग्राउंड वर्क जो कहते हैं। हाँ, मतलब ये है कि एक बेस तैयार हो रहा है, उस बेस पर आकर पुतिन और जेलेंस्की आगे चलकर बात करेंगे। राइट, यस, कुछ मुद्दों पर फाइनलाइज कर हाँ रहे हैं आप। भाई, नेचुरली है कि वाद विवाद है, तभी समझौता नहीं हो रहा, बिल्कुल, तभी इतना टाइम लग रहा है। लेकिन कम से कम एक चीज पे समझौता तो है ना कि बातचीत कंटिन्यू करेंगे जी। कौन कैसे कहाँ किस तरह से झुकता है, वही वाली देखने वाली बात है। करेक्ट। हाँ, इस बीच में ग्राउंड लेवल पर जो युद्ध है वो चल ही रहा है, वो सब अपनी जगह है। हमारे दो और साथी पत्रकार जो विदेशी मीडिया से हैं, उनकी भी कल हमलों में डेथ हो गई। तो बड़ा खतरनाक काम है। हिंदुस्तान के भी काफ़ी पत्रकार हैं, मैं उनकी सुरक्षा की शुभकामना करता हूँ। बड़ा मुश्किल समय है और हिम्मत का काम है जो लोग वहाँ जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए तो 21वें दिन भी वही सिचुएशन है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि रूस यूक्रेन वाले मामले में चीज़ें पॉजिटिव ही होती दिख रही है। ये दूसरा पॉजिटिव हो गया, अमेरिका, रूस, यूक्रेन। तीसरा पॉजिटिव जिसकी वजह से हम बड़े मजबूत खुल रहे हैं वो कच्चा तेल है हमारा। तो कल भी जब दीप 2 बजे हम शो की शुरुआत में आए, 16,600 के आसपास निपटे था, 650 था शायद। तो हम ये कहते हैं ज़्यादा गिरावट है नहीं, 16,600 के नीचे ज़्यादा दिखता नहीं है और 3 बजे तक 16,600 के ऊपर टिकना चाहिए, जो आ गया वापस। क्यों कि अगर मेरा कच्चा तेल $100 के आसपास से 99 तक भी जाके आया था अभी, तो ठीक है ना, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ जी। सो अगर ये 108 110 हो जाए तो मुझे चिंता है। 105 106 के ऊपर वापस सोचना शुरू हुआ, अरे बढ़ तो नहीं रहा, करेक्ट है ना। और 108-10 होगा तो फिर हम गिर जाएंगे, ठीक है ना। सो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड कच्चा तेल, जोकर, पपलू जो बोलते हैं वो कच्चा तेल ही है ना। सो कच्चा तेल जब तक कंट्रोल में है तब तक हम बहुत गिरेंगे नहीं जी। अब कितना बढ़ पाते हैं वो एक अलग चीज़ है। तो ये 3 ट्रिगर आज के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। एक अमेरिका में ब्याज दरें का जो एक थोड़ा सा स्थिति क्लियर होती दिख रही है। दूसरा, आपका रशिया यूक्रेन को लेकर कोई ऐसी खराब खबर नहीं है। तीसरा, कच्चा तेल। ये 3 इंपोर्टेड फैक्टर है जो हमने बाहर से इंपोर्ट किए हैं, जिनकी वजह से हम थोड़े मजबूत फील कर रहे हैं। चलिए, तो यहीं पर हमें रखनी है नजर। एब्सोल्युटली, ठीक है। बाजार की भी एक बात करनी है सर। जो आप कह रहे हैं रेंज बाउंड मार्केट है और दोनों तरफ के लेवल्स बाजार ने रिस्पेक्ट किए। कल की क्लोजिंग रेंज के लगभग मिड पॉइंट के आसपास हुई है। 16,600 के ऊपर आपको चाहिए थी क्लोजिंग, वो मिल गई। अब क्या होगा और क्या वापस आज ऊपरी स्तर पर वापस मुनाफा वसूली आएगी या फिर थोड़ा जिस तरह से ग्लोबल पुश लग रहा है शायद ब्रेक भी कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं एटलीस्ट एक? आजकल आप बड़े मुश्किल सवाल पूछने लगे हो। कभी तो रेंज ब्रेक होगी ना सर? इस रेंज बहुत अच्छा सवाल है दीप, और इसका आसान जवाब है नहीं। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो है ट्रेंड। पिछले 6 दिनों का ट्रेंड तेजी का है। यस। कल का सेशन छोड़ दें, जहां हम नेगेटिव बंद हुए 200 पॉइंट, लेकिन कल के सेशन में भी एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए। कल के सेशन में हमने इस पूरे रनअप का सबसे हाईएस्ट लेवल 16,927 छुआ है। यस, करेक्ट। यस सर। तो एक चीज तो क्लियर है कि हम लगातार 6 दिनों से हायर हाइज बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इस ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कहीं न कहीं 17,000 से 17,200 के बीच में। राइट। और मेरा ये मानना है कि वहां तक पहुंचने की ताकत है। ओके। वहां हम जाएंगे, वहां जाकर हम तय करेंगे कि हमें और बढ़ना है या नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि 17,150 के आसपास इसके ऊपर मेरा ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाता है। मैं कब से कह रहा हूं आपको, 16,400-500 से 17,150 के आसपास इसके ऊपर बंद होने पर हम ट्रेंड न्यूट्रल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। और 17,800 के ऊपर बंद होने पर ट्रेंड बहुत सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। सो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, इसकी संभावना है। और अगर पिछले दिनों का आप देखें तो लगातार 6-7 सेशन तो मैं देख रहा हूँ दीप, जहां आप हायर हाइज बना रहे हैं। तो जब आप हायर हाइज बना रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि 16,927 की आपकी कल की हाई है, उसको एक बार बाजार तोड़ेगा, टेस्ट करेगा। क्या उसके बाद आप नीचे नहीं आ नहीं आ सकते या नहीं आएंगे? इसका जवाब ना है। अच्छा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, इस रिकवरी में दीप एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए
हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हर लेवल पे बिकवाली आएगी, और वो आपका कन्विक्शन भी टेस्ट करेगी। और कन्विक्शन किसका टेस्ट करेगी? एक नए इन्वेस्टर का, जहां बिकवाली, अब जैसे कल 200 गिरा, जो कमजोर थे निकल गए, है ना। दूसरा, वो इन्वेस्टर्स या वो ट्रेडर्स जो ऊपर के फंसे हुए थे और वो भी कमजोर हैं, उनको भी जैसे भाव आया निकल गए कि मुझे निकलना है, मुझे कमाना नहीं। आपकी थॉट प्रोसेस क्या है मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो, या जब आप पोजीशन लेके बैठे तो आप, वही मार्केट को डिसाइड करती है। कम्युलेटिव थॉट प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस है कि तेजी हो रही है मैं खरीदूंगा, एक थॉट प्रोसेस है मैं तो पहले से लेके बैठा हूं, मेरा भाव आया निकलूं। दोनों में बड़ा फर्क है। जब आपकी ये थॉट प्रोसेस दूसरी वाली आई कि भाव आए निकलूं, तो बाजार रुक कर चलता है, जैसा कि अभी चल रहा है। क्योंकि हर लेवल पर सप्लाई है, आपकी तरफ से भी और एफआईएस की तरफ से भी। एक दिन में उन्होंने भी फिर से भेज दिया। सो मेरा ये समझना है, बढ़ेंगे तो हम आगे रुक कर बढ़ेंगे, और वो बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है। हर एक लेवल पर एंट्री एग्जिट दोनों तरह के इन्वेस्टर्स को मिले, ट्रेडर्स को मिले, वो बढ़िया है। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ, हम ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचेंगे। इस हायर एंड को मैं 17,200 की रेंज तक मान रहा हूँ। उस रेंज में कहीं न कहीं जाकर रुकेंगे। उतनी अपसाइड दिख रही है, बाद में रिव्यू करेंगे। तो एक नियर टर्म रेंज से बाहर। हाँ, और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि विजिबिलिटी में ऐसा नहीं रहना चाहता कि इतना बढ़ जाएगा इतना घट जाएगा। उसके रीजन है दीप, कुछ चीजें आपके सामने ऐसी है जो आपको पता नहीं है। रशिया यूक्रेन, आज हम भूल गए, सब ठीक हो गया। कौन कह सकता है कि अब यहाँ से कोई खराब खबर नहीं आ सकती? बिल्कुल, कभी भी आ सकती है। एब्सोल्युटली। अमेरिका में ब्याज दरों का फैसला है आज रात को, कौन कह सकता है कि यहाँ खराब खबरें नहीं आ सकती? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। कौन कह सकता है कि कच्चा तेल वापस 110-15 नहीं हो सकता? हो सकता है, राइट। और ये तीनों ही चीजें पॉजिटिव भी हो सकती। कौन कह सकता है कच्चा तेल 80 नहीं हो सकता? कौन कह सकता है कि अमेरिका के फेड आपको कंफर्ट दे देगा, इस बार बढ़ा रहे हैं लेकिन आगे जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे, और रशिया यूक्रेन को देखकर बढ़ाएंगे। और कौन कह सकता है कि चौथे दौर की बातचीत में चौथे दिन कुछ अच्छा हो जाए? बिल्कुल। सो दोनों तरफ कोई भी बड़ी खबर आपको आ सकती है। और ऐसे में अपनी पोजीशनिंग वही है जो रोज बात कर रहे हैं। जो 15,700 पे बात करते थे, वही 16,700 पे भी बात करेंगे। कंफर्टेबल रहो, लाइट रहो, रिस्क मैनेजमेंट रखो। दोनों तरफ के बड़े मुंह आ सकते हैं, आएंगे। लंबा वीकेंड भी है, शुक्रवार को छुट्टी है। तो अगर पोजीशन ज्यादा आधा रख ली तो होली खेल नहीं पाओगे। बिल्कुल। हाँ, टेंशन रहेगी। फेस्टिव सीजन आते ही इसलिए, त्योहार किस लिए आते हैं कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालें, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, खुद के लिए, और एंजॉय करें। ज्यादा पोजीशन ऐसे सर पे टोकरा भर के ले जाओगे ना, तो वापस वही मंडे टू फ्राइडे वाले ही काम है। तो इसलिए होली के पहले एंजॉय करें, धीमे धीमे कम करके शांति से। वापस कहाँ जाने वाला, मार्केट रोज खुलता है। करेक्ट, मौका तो रोज मिलता है। चलिए, आज का मौका किधर है ये समझाएं सर। संकेत, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है दीप। एफआईएस के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल हैं। बड़े दिनों बाद न्यूट्रल हुए ये एफआई पॉजिटिव है ना। और एफएनओ के संकेत भी न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल है। ट्रेंड मैंने अभी तक नेगेटिव रखा है। मन तो करता है न्यूट्रल कर दूं, दिमाग कहता है बेटा रुक थोड़ा 1-2 दिन और थोड़ा इंतजार करता है। ठीक है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ भी जल्दबाजी की न्यूट्रल करने में, तो वापस उल्टा हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि बिना न्यूट्रल के ऊपर बढ़ रहा तो क्या दिक्कत है? बढ़ना चाहिए ना, कैसे भी बढ़े। ठीक है ना, तो बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। ठीक है। निफ्टी सपोर्ट जोन 16,625, 16,675, जहां पर कल हम बंद हुए 675 के आसपास, वो आपका पहला सपोर्ट जोन है। उसके ठीक नीचे 16,475, 16,550 मजबूत खरीदारी की जगह। अब आपको लग रहा है कि 250-300 तो ऊपर खुल रहे हैं, उसके बाद ये क्यों? तो याद रहे कल 16,927 का हाई बनाने के बाद आपने 16,550 भी देखा है। करेक्ट। तो आपने कितना 300 पौने 400 अंकों का फॉल देखा है कल, है ना। तो इसलिए, और कल कोई ऐसी खास बड़ी वजह नहीं थी जिसकी वजह से, है ना। तो मार्केट ऐसा ही है, ट्रेडिंग रेंज के दोनों सिरे एक ही दिन में छूले, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये आपके लिए सपोर्ट जोन। ऊपर 16,865, 16,925 जो कल का हाई है, वो इस रेंज में हम कहीं खुलेंगे दीप। यहाँ खुल के टाइम पास करेंगे थोड़ा। ठीक है। उसके बाद 16,975, 16,125, 150 जो भी समझ लें, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जगह बनेगी। सो इस रनअप में अभी मैं 17,200 के रेंज में कहीं जाते हुए देख रहा हूँ। कहाँ रुकेंगे, लेट्स सी। ठीक है। और वहाँ से हम रिव्यू करेंगे। बैंक निफ्टी 34,625, 34,725 मजबूत सपोर्टर, आसानी से नहीं टूटेगा। कल भी आपको 34,700 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस दिया था, वहीं से घूम गया। राइट। इसके नीचे 34,225, 34,425 बहुत ही बढ़िया खरीदारी की ब्लाइंड बाय जोन है, जिसे आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी पर। ताकत बैंक निफ्टी से ही आएगी ऊपर की तरफ आज भी। जब जब ग्लोबली ठीक होता दिखेगा मामला दीप, बैंक से एनबीएफसी
ये चलेंगे, यही चलेंगे। हाँ, मेटल्स ठंडे हो जाएंगे जो हो रहे हैं, ऑयल गैस ठंडा हो जाएगा जो हो रहे हैं। वो ट्रेड रिवर्सल आपको एकदम परफेक्ट बताया था कि ऑटो, बैंक्स, एनबीएफसी, बिल्कुल, रियल एस्टेट, रेट सेंसिटिव्स, इनको ऊपर जाना है जब भी वॉर की टेंशन कम होती दिखेगी। ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जैसा कोविड का था। बिल्कुल, जिस दिन आपको लगेगा कि कोविड खत्म होने वाला है उस दिन मार्केट का टॉप बन गया, वहां से मार्केट नीचे ही आना है। राइट, करेक्ट, और वही हुआ है, करेक्ट। सो मतलब कोविड की शुरुआत में मार्केट ने बॉटम बनाया और कोविड के अंत में मार्केट ने टॉप बनाया। एब्सोल्युटली सिमिलर सिचुएशन यही है कच्चे तेल के साथ में और इसके साथ में रिवर्स वाला काम करना है। जैसे आपको लग रहा है कि अब चीज़ें बदल रही है, अब रूस यूक्रेन ठीक होने का, कमोडिटीज जाएंगे और आपका गैस, मेटल सब जाएगा। थैंक यू, बैंक्स लेना है, बस वैसा है। ओके, अब आइए ऊपर की तरफ। 35,750, 35,975 ये ऊपरी रेंज है पहली वाली, जो कल के हाई 35,650 के भी ऊपर का मैंने दिया है। 36,200, 36,365 तक की जगह है ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिहाज से। सपोर्ट से ले लीजिए। अच्छा, लोगों ने मुझे बताया नहीं आज के, मैं बीच में एक आध दिन मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया था, जब मार्केट बड़े वोलेटाइल थे, तब मैंने कहा कि मैं सपोर्ट जोन दूंगा, रेंज नहीं दूंगा। पहले था ना स्मॉल डे रेंज, करेक्ट, मीडियम रेंज, लार्ज रेंज, उसकी जगह मैंने सपोर्ट, आप लोगों ने भी एडजस्ट कर लिया कि जैसा दे रहे हैं देने दो। तो आप मुझे ट्वीट करके बताओ कि आपको वो रेंज वाला ज़्यादा ठीक लगता है, स्मॉल रेंज, मीडियम रेंज, बड़ी रेंज, या सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस लेवल ये ज़्यादा ठीक लगते हैं? राइट, प्रेफर किया। हाँ, मेरे हिसाब से ये लेवल शायद ज़्यादा काम आते होंगे, या यहाँ पे आपको पूरा वो मिल जाता है कि सपोर्ट होगा। फिर भी आपकी चॉइस क्या है, जरा मुझे ट्वीट करिएगा, बताइएगा, ताकि उस हिसाब से भाई अल्टीमेटली मैं क्या पढ़ के आता हूँ काम का नहीं ना, आपको क्या चाहिए वो काम का। समझ में क्या आ रहा है। हाँ, मुझे चाचा चौधरी पढ़ना है और आपको वो मोटू पतलू देखना, तो फिर क्या करोगे? सही बात है। टेस्ट तो अलग है ना। तो इसलिए आप बताएं आपको क्या पसंद है। तो जब तक आपकी क्लियर मुझे राय नहीं मिलती तब तक सपोर्ट लेवल से काम चलाइए। 16,663 पर हम बंद हुए हैं, 16,650, 625, 600, ये तीन छोटे सपोर्ट है। 16,550, 16,500 और 16,475। एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं सपोर्ट जब गिनता हूँ मैं कल की क्लोजिंग प्राइस से लेता हूँ, आज की ओपनिंग प्राइस पे नहीं ले रहा कि 16,900 के आसपास खुलेगा। उसमें आप ऊपर रुकावट के लेवल होंगे, और जब ये स्थिति बदलती तो रुकावट का लेवल ही आपके लिए सपोर्ट का लेवल काम करना शुरू कर देता है। जैसे अब रुकावट का लेवल क्या है ऊपर की तरफ, 16,750, 800, 865, 925, ये तो हो गए कल तक के लेवल जी। अब ये ऊपर के लेवल है, ये नए हैं, 16,975, 17,025, 17,075, 17,125, ये सारे लेवल्स हैं। तो अब ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि 16,975 से लेकर 17,150 की रेंज में किस लेवल पर जाकर रुकेगा निफ्टी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन रुकेगा इसी रेंज में कहीं न कहीं, उधर ही आके, वहाँ जाके कहीं कहीं रुकेगा, ये चीज़ पक्की है। अब वो 16,975 पे ही रुक जाता है, या 17,025, 50, 75, 100, क्योंकि हर 25 पॉइंट पे वहाँ पे रुकावट है, कुछ तो होगा। हाँ, तो इसलिए 150 तक जाते जाते कहीं कहीं रुक जाएगा, ये ऊपर के लेवल। अब आइए बैंक निफ्टी, आप बंद हुए 35,025 के आसपास, उसके ठीक नीचे 34,900 पहला सपोर्ट है, 34,725 कल का लो, ये दो सपोर्ट तो कल वाले हो गए। अब नीचे का आइए 34,625, 34,475, 34,425, 34,225 और 34,100, ये सारे सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी पर। ऊपर 35,025 से गिनिएगा, एक दो लेवल्स मैंने कम किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहे थे बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल। एक्चुअली अगर छोटे छोटे निकाल के देता तो 10-12 हो रहे थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे देने 35,365, सॉरी 36,365 तक के लेवल देने, उससे कम के मैं तैयार नहीं हूँ। 36,365 का मतलब होता है दीप 1300 पॉइंट, मुझे चाहिए 1300 पॉइंट तक के लेवल बैंक निफ्टी पे। तो फिर मैंने थोड़े कम किए, 36,325 और 36,600, सॉरी 35,325 और 35,625, बीच में 35,425 और 475 भी आते हैं, 550 भी आता है जो मैंने उड़ा दिया। तो 35,325, 35,625 दो लेवल इसलिए दिए गैप के साथ में क्योंकि आप यहाँ खुलेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, 35,750, 35,850 और 35,975 ये अचीवेबल टारगेट लगता है आज के लिए इस रेंज में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी हुई तो फिर आगे के तीन लेवल है, 36,025, 200 और 36,365। थैंक यू वेरी मच वहाँ पर। ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे सपोर्ट्स, सारे रेजिस्टेंसेस। कल के गिरावट में पोजीशनिंग क्या चेंज हुई है पीसीआर को देकर, एफआईएस की लॉन्ग्स को लेकर सर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, 45 से 41% आ गए। थैंक यू, है ही नहीं तो बेचोगी क्या? करेक्ट। वैसे 5 दिन में उतनी बढ़ी भी नहीं इनकी लॉन्ग पोजीशन। आपको तो एक डेटा देखो कल का, हाँ, एफआईएस नेट लॉन्ग कितने इंडेक्स में, नेट लॉन्ग
सिर्फ 15%। सिर्फ 15%। सिर्फ 15%। वाह। मतलब लेना ही नहीं। हाँ, तो कन्विक्शन अभी उतना नहीं है। कन्विक्शन मतलब लेना ही नहीं, और उल्टा नेट शॉर्ट ज़्यादा है। नेट शॉर्ट ज़्यादा है। बढ़िया है। हमें तो मार्केट हल्का चाहिए। हाँ, तभी मौका मिलता है ना। भाई देखो, जिस आदमी को बेचना है उसके पास माल कम होना चाहिए। Yes. और जिस आदमी को खरीदना है उसके पास पैसे ज़्यादा होने चाहिए। करेक्ट। तभी मार्केट में तेजी होगी ना। बिल्कुल। तो इन लोगों को बेचना तो इनके पास जितना स्टॉक कम हो, जितनी लॉन्ग पोजीशन कम हो, उतना बढ़िया। उतना बढ़िया। और जिनको खरीदना है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे म्यूचुअल फंड, उनके पास जितना ज़्यादा पैसा हो उतना बढ़िया। वो तो है। तो इसलिए 41% लॉन्ग में आई एम वेरी हैप्पी। बढ़िया, इनके पास है ही नहीं तो क्या करेंगे। पुट कॉल रेशियो कल एक ही, और ये बड़ा मतलब ये बढ़िया है। वो इतनी शॉर्ट। अब पता नहीं इसमें दीप क्या होता है कि एक तो ये कि माइंडसेट ही ऐसा है कि एक दिन हल्का गिरा नहीं कि चलो चलो छोड़ो शुरू छोड़ो, हो डर गया। सबको लगता है Correct। आजकल के माहौल में। Correct। एक तेरे सने पे। दूसरा ये भी हो सकता है जी। कि इतना डर ना भी लगे तब भी आपकी पोजीशन एल्गो ट्रेड में या मशीन ट्रेड में रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल। कोई भी मशीन ट्रेड आपने कोई भी प्रोग्रामिंग की, अगर 450 पॉइंट इंट्राडे में निफ्टी गिरता है, पोजीशंस कटेंगे। कटेंगे। बिल्कुल। तो एक और चीज बताऊं, ग्रेजुअली ये मेरे लिए चैलेंज है। मार्केट का एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होगा। यस सर। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बाजार क्या है, एक कंबाइंड साइकोलॉजी है। लाखों ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक कुल मिला के जॉइंट जो माइंड सेट है, मानसिकता है तेजी या मंदी करने की, वो मार्केट है। एब्सोल्युटली। तो आप लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हो, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हो, मार्केट के मूड माहौल को समझ सकते हो, और इसीलिए सेंसेक्स जो सेंसिटिव इंडेक्स का शॉर्ट फॉर्म जो था, रोज ऊपर नीचे होता है। जी। लेकिन अगर ये भावनाओं का काम, लेवल्स का काम मशीनें करने लगे, मशीनों को पढ़ना आसान काम नहीं है। Yes। वहाँ सेंसेस नहीं है, Correct। इमोशंस नहीं है। Correct। सो इवेंचुअली मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ मैं सही ज़माने में पैदा हुआ जहाँ मार्केट का विश्लेषण करना आसान काम है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। बिल्कुल। क्योंकि वो वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, मशीन ट्रेड भी बढ़ेंगे, और वहाँ इमोशंस है ही नहीं ना। करेक्ट। सो डेटा रीडिंग बदलनी पड़ेगी। टाइम से ही आए दुनिया में। तो अरे वो ट्रांजिशन में। हाँ, अब हाँ, हो सकता है कोई और भी ज़्यादा स्मार्ट ऐसे लोग आ जाएं जो आएंगे भी, जो एनालिसिस को भी मशीन्स, वो क्या कहें कि मैकेनिकल बनाकर, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा कर करा के, ऐसे पैरामीटर बना के कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, तो हो सकता है हमसे भी बेहतर बहुत बढ़िया करेंगे। लेकिन वो होगा तब होगा। पर हाँ, इसमें आपका फायदा भी है सर। कैसे? और ऐसे बाजार में फायदा होगा जब बाजार प्रेडिक्टेबिलिटी पर काम नहीं करेगा। राइट। क्योंकि मशीन तो प्रेडिक्टेबिलिटी बेस पर चलती है। एआई है, जितनी बार एल्गो में आप डालोगे उतना उस पर करेगा। पर ऐसे दिनों में एआई आपका काम नहीं करेगा। सडनली अगर चेंज हो गया तो क्या करेंगे? उनके मॉडल ये अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। बात तो सही। वहां पर आपका ज्यादा वो रहेगा। बनने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है। हम बने, हमसे हमें बनाने वाला ऊपर वाला हमसे बड़ा है। बिल्कुल। मशीन्स को हमने बनाया, हम मशीन से बड़े हैं। 100%। चलिए, तो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन हार्ट हमेशा वो फैक्टर सुपीरियर रहेगा। ओके, ये है। और पुट कॉल रेशियो 0.9 पर है, कंफर्टेबल है, हल्का हो गया। विक्स 4% बढ़ा, कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है। पोजीशंस पर आते हैं सर, क्या करना है मौजूदा? 16,550 इंटरडे ट्रेडर्स के लिए कल का जो पोजीशन है वो स्टॉप लॉस का काम करेगा, और क्लोजिंग बेसिस पे 16,600 के नीचे बंद, कल भी यही दिया था। बैंक निफ्टी जो एक ही है कल का वाला 34,700, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन पर 17,025, थोड़ा दूर दिया क्योंकि 16,925 के आसपास आप खुल रहे हैं। करेक्ट। बाकी वैसे कल का हाई भी आपका हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ जब इतना रुके तो थोड़ा और 100 पॉइंट की रिस्क लीजिए। 17,025 क्लोजिंग 16,875 के ऊपर मिले तो निकल जाएगी। अब तक 16,863 की बेस्ट क्लोजिंग मिली है। इसके ऊपर की क्लोजिंग पे थैंक यू कर लेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी 35,650 इंट्राडे में कल का हाई पार करता है, तो थैंक यू वेरी मच। और परसों हमने जो क्लोजिंग देखी थी 35,311 के आसपास की, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी आज बंद होता है तो भी आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अंडरस्टूड सर। ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस के बाद। अब आते हैं नई पोजीशन। आज आसान है, आज आसान। दो दिया, कोई एग्रेसिव है ही नहीं। खरीदा निफ्टी सिंपल, कल का लो का स्टॉप लॉस 16,550 का, गैप से खुलेंगे, बाद में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे। अभी यही ओके। 16,800, 865, 925, 975, 17,025, 17,075, 100, 125, 150, 200, जो आपको करना है आगे तक का देखते रहिए। ये है आपके लिए खरीदारी के लेवल। बेचना है, बेचने के लिए 16,975 से मूड बनाना है, और मूड बनाते वक्त आपको ये देखना है कि डाउ फ्यूचर्स कैसा है, कच्चा तेल कैसा है, और उसके हिसाब से डिसाइड करना है, प्लस शॉर्ट कवरिंग कितनी क्या है।
तो वहाँ से मूड बनाइए। 17,150 के जितना नज़दीक बेच पाए, 17,000 पे बेचे, 125, 17,075 पे बेचे, 50 पे बेचे, लेकिन ये सेलिंग जोन है। अब इस जोन में डिसाइड करके वहाँ बेचना है। 17,250 का होगा आपका स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट जो बनेंगे दीप, वो 16,925 पहला है, 16,875 दूसरा है, 800, 750, 703 मीडियम टारगेट है, और बड़े टारगेट 675, 625 और 550 तक के निकल कर आते हैं। ये है ओके। नई पोजीशन? नई पोजीशन बैंक निफ्टी खरीदना है कल के लो पर 34,700 के स्टॉप लॉस के साथ, 35,425, 35,625, 35,750, ये 3 छोटे टारगेट हैं। ठीक है। 850, 975 मीडियम टारगेट है, 36,025, 36,200 और 36,365 सारे फाइनल बड़े टारगेट। क्लियर है? अब आइए बेचने की बात। 36,000 के आसपास से मूड बनाना है बेचने का। 35,975 ये वहां से सोचिए, 36,200 तक बेचिए। ठीक है, ठीक है। टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, 36,500 का, क्योंकि 36,365 भी अगर आए तो वहां भी बेचा जा सकता है। राइट। तो यहाँ स्टॉप लॉस दूर का रहेगा, उसी पे रखना है, नहीं तो मत करिए। 36,500 का स्टॉप लॉस है। नीचे टारगेट जो बनेंगे दीप, 35,850, 750 और 650, 3 छोटे टारगेट है। 35,475, 425 और 325 मीडियम टारगेट है। 35,050, 34,950 और 34,725 फाइनल टारगेट टारगेट है। बस एक ही है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए सारे लेवल्स। और आज कोई एग्रेसिव के लिए खरीदना बेचना अलग से कुछ नहीं, बहुत क्रिस्टल क्लियर, और जो गैप मिल रहा है, गैप में भी जिस जगह मिल रहा है वहां से मुझे क्लैरिटी है, इसलिए मैं अलग से कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, डेटा की थोड़ी बात कर ले सर। करनी है? एफआईएस का, एफआईएस का तो हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, नहीं, हाँ, 1250 की कैश में बिकवाली है। 1229 करोड़ के आपने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और 1,063 करोड़ के, तो बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा बड़ा। कल आप कह भी रहे थे कि डीआईएस का कल पार्टिसिपेशन कम दिख रहा था, और कल ये डेटा में भी ये कम दिख रहा है। करेक्ट। सो वो सिर्फ 98 करोड़ की खरीदारी छोटी है, बट एफआईएस के थोड़े से बिकवाली का आंकड़ा है। अगर आज ऊपर में रुकेंगे अटकेंगे तो इन्हीं की वजह से। ये 17,000 के आसपास लेने के मूड में नहीं है। एफएनओ के डेटा में दीप देखिए कोई खास डेटा है नहीं, एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीचे 16,500 आसानी से नहीं टूटेगा। 25 लाख शेयर करंट सीरीज में है, वीकली में, परसों वाली में नहीं, सॉरी कल वाली में, और 39 लाख मंथली में। तो 16,500 पे पुट में अच्छी पोजीशन है। 17,000 पार करने में पसीना आएगा। 60 लाख शेयर यहाँ पर है वीकली वाली में, वाह, और 23 लाख शेयर मंथली में, तो वहाँ पोजीशन बड़ी है। तो 16,900, 17,000 कंजेशन जोन तो दिखता है, लेकिन हर कंजेशन जोन को पार करके निकल तो रही है। अब देखते हैं आज क्या होता है। पोजीशन बड़ी है, 16,000 पे 17,000 पे 60 लाख शेयर छोटे नहीं है। अब इसको पार करेंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग बड़ी एग्रेसिव आएगी, क्योंकि 17,000 पार करके टिक गए 17,025, तो 17,150, 200 होने में टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि बड़ी शॉर्ट कवरिंग 60, 30, 90 प्लस 130, करीबन 1.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे निफ्टी में 17,000 के ऊपर। वाह, कॉल राइटर्स देखते हैं क्या देखते हैं। ठीक है, चलिए, पूरा सेटअप बैंड में बलरामपुर चीनी बना हुआ था, बना रहेगा, और कोई स्टॉक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। आइए जानते हैं आज के खबरों वाले शेयर्स, ट्रिगर्स और ब्रोकरेजेस भी देवांशी और कुशल के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो सेल, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, इन दोनों की बोर्ड की बैठक है। अंतरिम डिविडेंड पर फैसला होता हुआ दिखेगा। आरबीएनएल भी अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक होगी, तो इस पर भी फैसला आता हुआ दिखेगा। एडीए फूड्स, आज जो वारंट्स कन्वर्जन है उनको प्रेफरेंशियल बेसिस पर दिया जाएगा, इस पर आज बोर्ड की बैठक है और उस पर कोई फैसला निकल कर आएगा। यूरेका फोर्ब्स की आज लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। सारी डिटेल्स हम आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हुए दिखेंगे। और कैबिनेट की जो बैठक है वो आज दोपहर 1 बजे होने वाली है। यूएस फेड डिसीजन, जो ब्याज दरें हैं उस पर आज फैसला आएगा, तो ये सबसे अहम रहेगा यूएस मार्केट के हिसाब से। और साथ ही आप देखिए जोमैटो, इस पर नजर होगी, क्योंकि मुकुंदा फूड्स में करीब 17% हिस्सा खरीदने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। $5 मिलियन तक हिस्सा, $5 मिलियन में ये जो हिस्सा है वो कंपनी खरीदेगी। दूसरी तरफ ग्रोफर्स में भी 15 करोड़ तक के लोन देने की मंजूरी बोर्ड ने दी है। 12% के ब्याज दरों पर ग्रोफर्स को $15 करोड़ तक का जो लोन है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। दूसरे रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी ब्लिंकिट में कंट्रोलिंग हिस्सा जो है वो खरीद सकती है। जो मौजूदा हिस्सेदारी उनकी 10% है, वहाँ से बढ़ सकती है, करीब 12 to 15% करने की बात फिलहाल होती हुई दिख रही है। इसके साथ ही उनका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो $70 to 80 करोड़ होने की बात है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन और कोचिन शिपयार्ड, ये दोनों स्टॉक्स पर फोकस करें। कोचिन शिपयार्ड के साथ कंपनी ने करार किया है 12,000 CU हॉपर कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने की बात होती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स पर नजर करें, जहां पे कंपनी को औरंगाबाद
औरंगाबाद मिशन ग्रीन मोबिलिटी से 250 ईवी के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए खबरें आ रही हैं कि डिएगो ब्रांड की जो इंडियन ब्रांड्स हैं उसको खरीदने के लिए इनब्रू अब लीड बिडर होता हुआ दिख रहा है। सबसे ज़्यादा बोली उन्होंने लगाई है। $30 करोड़ में उनके जो इंडियन ब्रांड्स हैं जैसे कि हेवर्स है, बैकपाइपर है, व्हाइट मिस्चिफ है, उसमें कंपनी हिस्सा खरीद सकती है। अदानी पोर्ट के लिए नेगेटिव खबर आ रही है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। पोर्ट पे 25 मिलियन टन के बल्क कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए इस कंपनी को अब डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ओमेक्स लिमिटेड अगेन एक नेगेटिव खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से कंपनी की जो छापेमारी की गई थी उस पर आईटी डिपार्टमेंट ने 20 करोड़ की वसूली की है। 200 करोड़ के अनअकाउंटेड सौदे थे जिस पर ये जो चार्जेस हैं, पेनल्टी है, वो कंपनी ने लगाई है। साथ ही एविएशन स्टॉक्स आप नज़र में रखें क्योंकि एटीएफ की जो कीमतें हैं वो 18% से बढ़ चुकी हैं। नए जो प्राइजेस हैं वो आज से ही लागू होते हुए दिखेंगे, तो स्पाइस जेट स्टॉक्स पर नज़र रखें। और बल्क डील्स की बात करें तो हैट्सन एग्रो था जहाँ पे मालाबार इंडिया फंड ने करीब 2,08,000 शेयर्स बेचे हैं और वहीं पे प्रमोटर ने ये सारे शेयर्स खरीदे हैं। करीब 1194 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये ओवरऑल डील होती हुई दिखी है। ओके, तो यहाँ आपके कई सारे खबरें और कुछ प्रमोटर और फंड एक्शन भी, और ये जो यूरेका फॉर्ब्स की लिस्टिंग होने वाली है इस पर वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे और थोड़ी सटीक एनालिसिस विश्लेषण उनके साथ भी हम आज करेंगे। पर आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये जान लेते हैं FIR में। बताएं कुशल, क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स? बिल्कुल, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई है। बैंक्स के साथ शुरुआत करते हैं दीपांशु। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ने इंडसइंड बैंक पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 1350 के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव 900 रुपये का है लगभग। ये आगे चलकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ग्रोथ एक्सेलरेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मॉर्गन स्टैनली की कोटक बैंक पर भी राय है और यहाँ पर इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने और टारगेट्स दे रहे हैं 2250 रुपये के। मौजूदा भाव लगभग 1730 रुपये का है। मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी अपनी रिपोर्ट निकाली है। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 2926 रुपए के लक्ष्य यहां पर ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जोमैटो पर काफी सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है आज, जिसमें हाईएस्ट टारगेट मॉर्गन स्टैनली दिया है 135 रुपए का और लोअर साइड पर जो टारगेट है वो HSBC का है 92 रुपीस का, जिसमें सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका अगर आप देखें तो जोमैटो पर 115 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। और जो खबरें आ रही हैं कि ब्लिंकिट का यानी कि जो पहले ग्रोफर्स कहलाता था उसका अधिग्रहण ये करते हुए नजर आएंगे, वो आगे चलकर कैश लेवल पर नेगेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कैश बर्न जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखिए यहाँ पर सभी ने या तो खरीदारी की राय या फिर होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है और यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका 115 के टारगेट, सिटी 118, HSBC ने होल्ड की रेटिंग के साथ 92 के टारगेट्स दिए हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था हाईएस्ट रेटिंग जो है मॉर्गन स्टैनली ने दिया है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 135 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव जो है वो 77 रुपए का है। आईटी पर भी नोमुरा की रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर इन्फोसिस ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 2440 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। सभी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है जितने भी रिपोर्ट्स हैं। और विप्रो अगर आप देखें तो 850 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं नोमुरा और साथ ही यहाँ पर HCL टेक पर 1580 रुपए के लक्ष्य नोमुरा देते हुए नजर आ रहे हैं। जेफरीज की राय है अंबुजा सीमेंट्स पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 360 रुपए के लक्ष्य ये दे रहे हैं। मीडियम टर्म आउटलुक में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रह सकती है। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी जेफरीज की राय है अंत में, जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 980 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव लगभग 1100 रुपए का है। यहाँ पर जेफरीज की तरफ से ये राय आती हुई दिख रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन आज और भी है। होने वाली है एक लिस्टिंग पूरी डीमर्जर के बाद और वो है यूरेका फॉर्ब्स की। किन लेवल्स पर लिस्टिंग हो सकती है, वैल्यूएशंस कैसे हैं, आइए जानते हैं। वरिंदर बंसल ओमकारा कैपिटल के फाउंडर हमारे साथ है बताने के लिए इस कंपनी के बारे में। पहले तो वरिंदर पूरी कंपनी के बारे में जानकारी दें, बताएं डी लिस्टिंग किस तरह से हो रही है, क्या वैल्यूएशंस है, इसके बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग सर। यूरेका फॉर्ब्स सर एक्चुअली 100% सब्सिडरी रही है फॉर्ब्स इन कंपनी की, जिसको बेच दिया गया था एडवेंट को। आपको याद होगा कि एडवेंट ने 72.5% स्टेक लिया था यूरेका फॉर्ब्स में, जिसका कुछ एंटरप्राइज वैल्यू कुछ 4400 करोड़ था, मतलब है 220 रुपए पर शेयर के आसपास था। उस समय इसको जो वैल्यूएशन दिया था सर, कुछ EV टू सेल्स पे 2.5 टाइम्स का दिया था।
इसका सेल्स कुछ 2021 में 1850 करोड़ के आसपास है, तो उस हिसाब से 4400 करोड़ का वैल्यूएशन दिया गया था। ये डीमर्ज एंटिटी है सर, अभी लिस्ट हो रही है। जो फोर्ब्स एंड कंपनी है वो तो ऑलरेडी लिस्टेड है सर, आप देख रहे होंगे। तो यूरेका फोर्ब्स जो उसकी जो मेजर सब्सिडरी है जो वाटर प्यूरिफायर बिजनेस में है, वो आज उसकी लिस्टिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट है सर। और अगर आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं सर, मैं आपको इसमें क्या अच्छा चीज है और क्या बुरा चीज है और मेरा क्या वर्डिक्ट है। अच्छा चीज क्या है सर कि इसमें एक नया मैनेजमेंट आ गया। To put very categorically, it was a mismanagement by the earlier management. The numbers were very very bad. नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अगर आप लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी सबको एक्साइटमेंट क्या हो रही है सर कि एक मैनेजमेंट नया आएगा, एडवेंट करके आएगा। और दूसरा ऑफकोर्स जो मार्केट में खबर चल रही है कि शायद प्रतीक कोटा जो जुबिलेंट फूड को छोड़ के गए हैं वो इस कंपनी में आएंगे, तो इसलिए एक्साइटमेंट बन रही है। बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर से फोकस करूं सर, जैसे मैंने बोला कि एडवेंट ने इस कंपनी को 4400 करोड़ में लिया। अगर आप शेयर होल्डर थे फोर्ब्स एंड कंपनी में, उस टाइम पे जो भाव चल रहा था वो 6000 के आसपास का भाव चल रहा था। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो आपका जो कॉस्टिंग है डीमर्जर पे कुछ 375 रुपीज पर शेयर के हिसाब से होगा। वो एक सिंपल मैथमेटिक्स है सर, और कुछ नहीं है। 19.5 करोड़ शेयर, 19.34 करोड़ शेयर जो टोटल आउटस्टैंडिंग होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है सर कि सबको लग रहा है कि यार एडवेंट ने अगर 4400 करोड़ पे लिया है, मतलब कि 220 रुपए के आसपास लिया है, तो मुझे उससे नीचे या उसके आसपास मिलना जाए तो मुझे लेना चाहिए। बट मैं आपको सर नंबर्स बताता हूं सर, लास्ट के 10 साल में इसका जो रेवेन्यू कैगर है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 6% रहा है, मुश्किल से 6% रहा है। इंडस्ट्री का 10-12% रहा है। तो इंडस्ट्री से बहुत कमजोर ग्रोथ किया है यूरेका फोर्ब्स ने। मगर मैनेजमेंट ठीक है खराब था या मैनेजमेंट उतना फोकस नहीं किया, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कभी यूरेका फोर्ब्स ने बहुत अच्छा नहीं किया। एबिट मार्जिन सर 2% एबिट मार्जिन, नेगेटिव 8%, फिर 2%, मगर ऐसा ही चलता रहा, इसका वेवरिंग होता रहा। नेगेटिव नेट वर्थ है सर कंपनी का। अगर आप 5 साल की क्यूमुलेटिव फ्री कैश फ्लो निकालें तो आपको नेगेटिव मिलेंगे। तो ये तो है कि अगर आप नंबर्स में किसी तरीके से भी देखें, लास्ट ईयर मेरे ख्याल में कुछ 50 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके पहले अगर आप 3 साल लगाएंगे तो कुछ 700-800 करोड़ का लॉस किया था 3 साल में मिला के। तो आपको नंबर्स बैलेंस शीट में हुआ, कैश फ्लो हुआ, सेल्स ग्रोथ हुआ, तो आपको नंबर्स कहीं से भी अच्छे दिखेंगे नहीं। नाउ द बिगर कॉल इज कि वेदर इट्स अ प्ले ऑन मिस मैनेजमेंट टू बेटर मैनेजमेंट। तो जो बुलिश है स्टॉक पे वो आपको बताएंगे कि यार ये आगे जाके कुछ 2500 करोड़ का सेल्स कर सकता है, क्योंकि एडवेंट आ चुका है, या प्रतीक कोटा जी शायद आएंगे इस कंपनी में। केंट जो है वो 10 से 15% पैट मार्जिन करता है, तो ये कम से कम अगर 10% पैट मार्जिन कर देगा तो आपको 250 करोड़ 250 करोड़ के आसपास का पैट दिखेगा। उसको कम से कम 30 टाइम का वैल्यूएशन मिलेंगे, तो 7500 करोड़ का इसका वैल्यूएशन होना चाहिए, जो अभी 4500 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बुलिश वाले बोल रहे हैं। मेरा वर्डिक्ट क्या है सर कि मैं कभी भी उस चीज पे नहीं लूंगा जिस चीज पे नंबर्स नहीं आए हैं। Okay, I will wait for the management to deliver. I don't see numbers, historic numbers, जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। एडवेंट, बट जस्ट टेल यू दैट उन्होंने एबी कैपिटल में पैसा भी डाला था, उन्होंने डीएफएम फूड्स में पैसा भी डाला था, कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं वो उस तरीके से। सो नंबर्स आने दीजिए, जल्दी मत कीजिए। अभी कुछ दिनों में एक्साइटमेंट रहेगा क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा ऑल दोस्त, बट नंबर्स नहीं है सर जो मुझे कंफर्ट दें कि इस स्टॉक के ऊपर कुछ भी एक्शन करना चाहिए। 3-4 क्वार्टर इतना तो लगेगा, साल भर का टाइम क्या सर? नंबर्स देखने में 3 से 4 तिमाहियां, साल भर का समय तो लगेगा। तो हड़बड़ी ना करें खरीदने की, राइट? कि सिर्फ इसलिए कि एडवेंट ने ले लिया है, मैनेजमेंट बदल गया, इसलिए ना खरीदें, राइट? सर 10 साल से नंबर्स दिए हैं, तो आई डोंट नो वेदर वो 3 महीने, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर लगेगा या उससे ज्यादा भी लग सकता है टाइम। अगर आपको ये कहीं 3000, 3500 करोड़ की ईवी में मिल जाए तो अलग बात है। then you are buying at a valuation level जो आपको कंफर्टिंग हो। बट आपको आज पता है कि यार आप 4500 करोड़ दे रहे हो, जो कंपनी 50 ये बताइए 220, तो वरिंदर 220 में एडवेंट ने लिया है, क्या भाव पे आप कंफर्टेबल है अगर आपको लेना है? नहीं सर, मैं ऑनेस्टली सर पहले तो मैं नंबर देखना चाहूंगा, बिकॉज लोग बोल रहे हैं 250 करोड़ का प्रॉफिट करेगा, 250 करोड़ का 2 साल में करेगा, 3 साल में करेगा, 4 साल में करेगा, वो मुझे नहीं समझ है। ठीक बात है, तो नंबर्स आने दीजिए ना, नंबर्स आएंगे तो ठीक है। बट अगेन सर आपको याद होगा कि बहुत लोगों ने फोर्टिस लिया था बिकॉज फोर्टिस का मैनेजमेंट चेंज हो गया था, बट आपको फोर्टिस पे कम से कम 2-3 साल बैठना पड़ा था क्योंकि फिर कुछ ना कुछ चेंज हुआ था। सो सर मैनेजमेंट चेंज होने से नंबर्स नहीं आते हैं सर, उसको आपको देखना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारा पाप घुसा होता है कंपनी में लास्ट 10-15-20 साल से, उसको साफ सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो ये है आपके लिए यूरेका फोर्ब्स पर
राय लिस्टिंग को लेकर। धन्यवाद वरिंदर, ये बेहतरीन रिसर्च और सारे के सारे डेटा समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। आइए मुलाकात करते हैं एक बंसल जी के बाद दूसरे बंसल जी से। पिक ऑफ द डे देंगे राकेश बंसल बिगुल के बाद। राकेश बंसल जी से उनका पिक ऑफ द डे पूछें उससे पहले कुणाल जी से एक बात पूछनी है। कुणाल जी, ये स्टॉक मार्केट में अच्छा एनालिस्ट होने के लिए और कोई बढ़िया स्टार्टअप बनाने के लिए, बड़ा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाने के लिए बंसल सरनेम होना ज़रूरी है? जैसे फिल्मों में होता है ना कि खान या कपूर सरनेम है तो ये आदमी सुपरस्टार बन सकता है, वैसा ऐसा ज़रूरी है बंसल होना? अनिल जी देखिए, बिल्कुल आपने सही पहचाना है अनिल जी, बंसल माफिया है और अनिल जी ये जो बंसल्स का माफिया है अनिल जी ने उन्हें पूरा कब्जा किया हुआ है अनिल जी और उसके सरगना हमारे राकेश बंसल जी हैं अनिल जी। चलिए तो बढ़िया है बंसल जी, आप तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही समझो, है ना। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द डे से बोलने से पहले कहना चाहूंगा अनिल जी, ये जो कुणाल जी बोल रहे हैं, मेरा बेटा 3 साल पहले अनिल जी क्रिकेट खेलता था, उनका क्रिकेट भी अनिल जी कुणाल जी ने छुड़वाया था, ये बोल के कि बनिए जो होते हैं ना वो क्रिकेट में आगे नहीं निकलते हैं। तो कुणाल जी के अनिल जी कॉन्सेप्ट बड़े भयंकर वाले हैं। और अभी रिसेंटली अनिल जी इन्होंने अनिल जी 3 महीने पहले मेरे बेटे की अनिल जी साइंस भी छुड़ाई है। यहाँ पे फिजिक्स का ज्ञान देते हैं और उसकी अनिल जी साइंस भी छुड़ाई है कि आप इसकी तरफ जाओ, स्टार्टअप की तरफ जाओ, फाइनेंस की तरफ जाओ। तो दो चीजें तो अनिल जी घर पे आके ये काफी कोहराम मचा चुके हैं कुणाल जी। हाँ, तो 2 चीजें, थोड़ा आप चार्ट्स के अलावा घर पे भी ध्यान दो। आपके घर पे कंट्रोल बंसल जी का, कुणाल जी का ज्यादा है। अच्छा बाई द वे बंसल, मैं ये सोच रहा कुणाल जी ये कहाँ से नाम लेगा, सरगना, मंदी के सरगना, ये माफिया, गजब गजब डिक्शनरी तगड़ी है इनकी, दोनों लैंग्वेज। ओके चलिए बंसल जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए अनिल जी, बजट से एक दिन पहले एक आविष्कार हुआ था, एम फॉर मिंडा, एम फॉर मुंबई। तो अनिल जी वही मिंडा कॉप जो बजट से पहले दिया था, स्टॉक गिर नहीं रहा है एकदम, मतलब कि गिरावट प्रूफ स्टॉक है। और ये मेरा पिक ऑफ द डे है। 187 का स्टॉप लॉस लगाएं और 221 के टारगेट के लिए इसको खरीदना है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर बाय एंड होल्ड करते हैं तो 238 240 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे 1.5 से 2 महीने के अंदर। ओके तो मिंडा कॉप ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। बताएं कुणाल जी आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है यूपीएल में, यानी कि यूनाइटेड फॉस्फोरस में। और इसमें खरीदारी की वजह यह है कि एक पैटर्न बना है जिसको एक्सटेंडेड बुलिश वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में ही देखा, जब बाजार कमजोर था बावजूद उसके एक अच्छा ब्रेकआउट कल आता हुआ दिखा। तो आज भी इसमें तेजी बनी रहेगी। टारगेट तो 780 के ऊपर के हैं, लेकिन आज के लिए 760 के टारगेट से 760 के टारगेट से बाय करें और स्टॉप लॉस 730 पर रख लें। ओके यूपीएल खरीदारी करने की राय, कल भी यूपीएल शायद सिद्धार्थ जी ने खरीदारी करने की राय दी थी। बिल्कुल फंडामेंटली टेक्निकली भी मजबूत। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। बिल्कुल देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है एबीबी को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। आज के लिए 2130 के टारगेट नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है और करीब 5-6 बार इस काउंटर में प्रीवियस स्विंग सपोर्ट करीब 2040 के आसपास से बढ़िया बाइंग देखने को मिली है। कल के सेशन में वही लो लगा, उसके बाद बढ़िया रिवर्सल्स देखने को मिले। जहां मार्केट में कल लास्ट में करेक्शन देखने को मिल रही थी, ये स्टॉक हाई बना रहा था और 10% के ओआई एडिशन के साथ इस काउंटर में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हमें लग रहा है आज के सेशन में कुछ बढ़िया अपसाइड मूव आ सकता है। 2130 के लिए एबीबी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का। ओके तो ये है आपके लिए राय एबीबी में। अब तो फ्यूचर्स में भी है, वहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, आपकी पसंद का शेयर सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग मेरा पिक ऑफ द डे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। करीब 600 ब्रांचेस हैं इनके और रिटेल फंडेड एसेट्स करीब 62% होता है ग्रॉस फंडेड एसेट्स का। Q3 के भी रिजल्ट्स काफी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है नियरली 36%। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव किया है। ग्रॉस एनपीएस हैज कम डाउन बाय 35 बेसिस पॉइंट्स टू अबाउट 3.96। नेट एनपीए करीब 35 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है टू 1.74%।
अभी यदि देखें तो आई मीन एनी प्राइवेट सेक्टर बैंक, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक परफॉर्म करता है या डूबता है सीईओ के कारण। और यहाँ के सीईओ है मिस्टर वैद्यनाथन, जो परफॉर्मर रहे हैं लास्ट इतने सालों में। तो एक्सपेक्टेशंस हाई है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी फ्रंटलाइन बैंक्स में हो सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। वैल्यूएशन वाइज करीब आई मीन FY24 का एडजस्टेड बुक वैल्यू का 1.5 टाइम्स ले तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 60 का लेवल दे सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक टू अबाउट 46 लेवल्स इज वेरी मच पॉसिबल। तो 46 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। एक बाउंस बैक ट्रेड अमरीश सर को पसंद आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आपको रखनी है नजर, और पोजिशनल बेसिस पर 60 तक के लेवल्स इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेड के लिए 46 हैं लेवल्स। सुमित जी से भी जाने उनकी पिक ऑफ द डे। सुमित जी मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, पिक ऑफ द डे के तौर पे इंडसइंड बैंक में खरीदारी करें। इंडसइंड बैंक लगता है यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। आज और एक दो दिनों के अंदर इंडसइंड बैंक में यहाँ से 25 से 40 रुपए का मूव इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए, और पोजिशनली और भी ऊपर के मूव देखने को मिलेंगे। 890 896 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर जो नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब करीब 875 के आसपास बनेगा, और ऊपर के अंदर 925 रुपए से लेके 940 रुपए तक के टारगेट इंडसइंड बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा इंडसइंड बैंक। ओके, तो इंडसइंड बैंक में खरीदारी करने की राय है सुमित जी की तरफ। सुमित जी, दीपांशु आपसे बहुत नाराज है, और अभी जब आप सवाल का जवाब दे रहे थे बोले कि सर अब आज मैं सुमित से कोई सवाल नहीं पूछूंगा, जो पूछना आपको आप पूछें, मैं नहीं बात करूंगा। ऐसा क्या हुआ अनिल जी? आपने किया होगा, आप सोचो आपने ऐसा क्या किया। दीप तो ये बता रहे थे कि जब आप बोलते हो सुमित जी गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग, और दीप ने बोला गुड मॉर्निंग दीप, खाली एक ही गुड मॉर्निंग। तो हमारी गुड मॉर्निंग आधी, आपकी डबल। अब हमारी टीम में भी दरार कर रहे हो आप। नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने दिया ना, आपने नहीं दिया, वहीं तो हमें ध्यान देना है, जहाँ आप नहीं दे रहे वहां पर। तो कृपया अपनी गलती बोलो। अब दीप नाराज हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नाराजगी का कोई भी बात नहीं है। मैं भी एक पर्सनल व्हाट्सएप भी करता हूँ। और गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए बढ़ते आगे। अब फोकस करते कुछ और स्टॉक्स पर, जहां पर आज पूरा का पूरा एक्शन रहने वाला है, खबरों के दम पर भी और अदरवाइज भी। तो दीप लीजिए खबरों वाले शेयर आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अमरीश सर से पूछना था सर आपसे जोमेटो पर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो गए। इशू प्राइस पर आ गया सर, 76 का इशू प्राइस है, डबल हुआ था, उसके बाद अब वहाँ से देखिए वापस आधा हो गया है। क्या करना है सर इसमें? ये जो ग्रोफर्स है, अब ब्लिंकिट है उसका नाम, उसमें ये फ्रेश निवेश कर रहे हैं। इनफैक्ट खबरें ये भी आ रही हैं कि मर्जर होने वाला है, तो ब्रोकरेजेस का ये डर है कि पहले तो आपने कहा था कोर बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अब यहाँ पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, मर्जर की बात चल रही है, तो क्या वापस लॉसेस बढ़ सकते हैं? पर दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि और बड़ी एड्रेसेबल ऑडियंस हो जाएगी। कैसे देखना है सर जोमेटो को? नहीं, जो एड्रेसेबल ऑडियंस है वहाँ से इनको प्रॉफिट कमाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। कैश बर्न हो रहा है काफ़ी, और विद दिस एक्विजिशन और भी कैश बर्न बढ़ेगा। तो देयर इज नो पॉइंट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स जब तक आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी और भी गिर सकता है ये। आई थिंक दिस इज नॉट टू पॉजिटिव फॉर जोमेटो। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी और भी गिरेगा, सो इट विल गो बिलो द आईपीओ प्राइस। ओके, तो ये है आपके लिए जोमेटो। फिलहाल काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियन आ रहा है इस पर परेशानी भी बड़ी है थोड़ी कंपनी की, और इस फ्रेश निवेश से क्या वो लॉसेस और बढ़ सकते हैं, ये देखना ज़रूरी रहेगा। कोचिन शिपयार्ड, इस पर बंसल जी अपनी राय दें। एक ड्रेजिंग कॉर्प के साथ इनका करार हुआ है, ड्रेजिंग कॉर्प कोचिन शिपयार्ड दोनों ही फोकस में रहने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड के चार्ट कैसे लगते हैं सर? देखिए दिवांशु, चार्ट्स काफी अच्छे थे कुछ समय पहले, बट स्टॉक गिरा है, नीचे गिरा है, एक नेकलाइन भी तोड़ी है स्टॉक ने, 320 की एक नेकलाइन भी तोड़ी है। तो जिनके पास है दीपांशु, वो होल्ड करें, और कोई खरीदारी करना चाहता है तो 286 287 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसी स्पेस में रहना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BDL अच्छे विकल्प लगते हैं। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो BDL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ देखना चाहिए। ओके, तो भारत डायनामिक्स कल अच्छे एक्शन में था, वहाँ पर रखें नज़र, और HAL यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस बनाकर रख सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, मुदत जी इसकी चार्ट्स पर राय दें। काफ़ी खबरें आ रही हैं, अभी रिसेंटली एक जिन के ब्रांड की एक्विजिशन करी, अब डियाजो करीब 30 करोड़ के पोर्टफोलियो को इनब्रू खरीद सकता है, ऐसी खबर आती हुई दिख रही है। कम मार्जिन वाले ब्रांड्स को डियाजो बेचने की तैयारी में, थोड़ा रिवर्क कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी ये, बट चार्ट्स कैसी दिखती है मुदत जी?
ये चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ से जो पहला हर्डल, एक माइनर हर्डल है 890 का, 890 निकाल दिए तो ये काउंटर करीब 920-930 तक के अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। इन लेवल्स पर चार्ट्स में कोई खराबी नजर नहीं आती। कोई बाय करके चलना चाहता है बिल्कुल बाय करके चल सकता है। 890 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 930 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 820 का। 120 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं खरीदारी मैकडॉवेल में, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। आइए, वागले साहब है तैयार हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आज के लिए आपका पसंद का शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा एसआरएफ, जो जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। कल के फॉलिंग मार्केट में भी ये स्टॉक ने होल्ड किया है। अभी तो आपका स्टॉप लॉस क्लोज आएगा, अभी 242 का बंद है। आप 2400 का स्टॉप लॉस से कितने गैप से खुलता है वो देखना होगा। अगर ज्यादा गैप से नहीं खुला तो बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है 25 ये टारगेट आज के दिन में ही आना चाहिए। 2020 नहीं, 25 ये है टारगेट वागले साहब की तरफ से एसआरएफ में। कल क्लोजिंग में भी हाई रिस्क ही है, लेकिन पैसा बन सकता है। अब जिसने कल रिस्क ली उनका आज बनेगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न में यही होता है।